एक गांव में दो बहनें रहती थीं, गौरी और गुंजन। वो दोनों अनाथ थीं, क्योंकि उनके माँ बाप एक हादसे में चल बसे थे। गौरी जो कि 20 साल की थी और वहीं गुंजन सिर्फ 17 साल की थी। दोनों अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती थीं, पर अपना गुजारा करने के लिए दिन भर मेहनत करती थीं। गौरी गांव के खेतों में काम करने जाती थी, जबकि गुंजन घर के काम संभालती और थोड़ा बहुत सिलाई का काम करती थी। दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा थीं। भले ही उनके पास दौलत नहीं थी, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था और वो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहती थी। गुंजन अक्सर एक सपना देखती थी कि उसका एक बड़ा सा घर होगा, जिसमें एक सुंदर सा बेडरूम होगा। वो हमेशा अपनी दीदी से कहती थी, दीदी हमारे पास सोने चांदी का बेडरूम होगा, जिससे हम गरीबों की मदद कर सकेंगे। अरे छोटी, सपने देखने में क्या जाता है, बस मेहनत करते रहो, एक दिन हमारी भी तकदीर बदल जाएगी। एक दिन जब दोनों बहनें दिन भर का काम खत्म करके घर लौट रही थीं, तभी उनको रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। वो बूढ़ी औरत बहुत थकी हुई थी, उसके कपड़े भी पुराने और गंदे से थे। बेटी, मैं बहुत थक गई हूँ और भूखी भी हूँ। क्या तुम दोनों मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? हाँ हाँ दादी माँ, आप हमारे घर चलिए, हम आपको खाना खिलाएंगे। हाँ हाँ दादी माँ, हमारा घर पास में ही है, चलिए ना, आप वहाँ थोड़ा सा आराम कर लीजिए और थोड़ा सा खाना खा लीजिए। दोनों बहनें बूढ़ी औरत को अपने छोटे से घर में ले जाती है और वहाँ उसको पानी पिलाती है। छोटी बहन तुरंत ही रोटी और सब्जी बनाकर बूढ़ी औरत को बिना कुछ कहे जल्दी से खाना दे देती है। खाना खत्म करने के बाद वो औरत मुस्कुराते हुए कहती है, तुम दोनों लड़कियां बहुत अच्छी हो। तुम दोनों ने बिना मुझे जाने पहचाने मेरी मदद की, इसके लिए मैं हमेशा तुम दोनों की आभारी रहूंगी। लेकिन अभी मैं तुम्हें एक अनमोल तोहफा देना चाहती हूँ। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हुईं। दादी माँ, हमें किसी भी तोहफे की कोई जरूरत नहीं है, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए काफी है। ये कोई तोहफा नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत और अच्छाई का फल है। ये कहकर उस बूढ़ी औरत ने अपनी जेब से एक छोटी सी थैली निकाली। उसमें दो छोटी छोटी चाबियां थी। एक चाबी सोने की थी और वहीं दूसरी चाबी चांदी की थी। ये दोनों चाबियां तुम दोनों के लिए हैं। इन्हें अपने बेडरूम में इस्तेमाल करो, फिर तुम इनका जादू देखना। तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। दोनों बहनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बूढ़ी अम्मा क्या कह रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो चाबियां ले ली। क्या सच में ये कोई जादुई चाबियां है दादी? मुझे तो ये सब अजीब सा लग रहा है। छोटी, ये बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद है, बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखते हैं कि क्या जादू है। फिर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और फिर आधी रात को जब दोनों बहनें सो रही होती हैं, तो बड़ी बहन के मन में ख्याल आता है और वो सोचती है कि क्यों ना इन चाबियों को आजमाया जाए। उसने पहले सोने वाली चाबी उठाई और बेडरूम के ताले को खोला। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, बेडरूम पूरा सोने का बन गया। वो एक स्मार्ट बेडरूम लग रहा था। ये देखकर बड़ी बहन चौंक गई। फिर उसने तुरंत ही अपनी छोटी बहन को उठाया। छोटी जल्दी उठो, देखो ये क्या हो गया, उठो उठो छोटी, जल्दी जल्दी। छोटी बहन नींद से उठकर देखती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। बेडरूम की दीवार सोने की बन चुकी थी, बेड, फर्नीचर सब कुछ सोने का बन चुका था। अरे ये कैसे हो गया? ये तो सच में सोना है। छोटी, वो चाबी जो बूढ़ी दादी हमें देकर गई थी ना, उसी ने हमारे बेडरूम को सोने का बना दिया। वो तो बिल्कुल सच कह रही थी। हाँ दीदी, तुम तो सच में बहुत समझदार हो। मैं तो उसको मजाक
मजाक समझ रही थी। फिर छोटी ने अपने कमरे की चाबी उठाई और जैसे ही चाबी लगाई, इस बार बेडरूम चांदी का बन गया था। दोनों बहनें खुशी से झूम उठी। गांव के लोगों को ये बात जल्दी ही पता चल गई और सब लोग उनका बेडरूम देखने आने लगे। गांव के कुछ लोग दोनों बहनों को देखकर बधाई देने लगे और काफी ज्यादा खुश होने लगे। तो वहीं कुछ लोगों के मन में जलन पैदा होने लगी। यमुना नाम की एक औरत जो पहले उनकी मदद करती थी, अब उन दोनों से जलने लगी थी। सोने और चांदी के बेडरूम में जो भी सामान रखा जाता वो सोने चांदी का बन जाता था, जिसे बेचकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा अमीर हो गयीं। ये देखकर यमुना के होश उड़ गए। तुम दोनों तो अब अमीर बन गई हो। सोने चांदी का बेडरूम, तुम्हें तो अब कुछ काम करने की भी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं यमुना दीदी, अब भी हम वैसे ही हैं। हम तो बस, ये तो एक छोटा सा तोहफा था, हम अपनी मेहनत करते रहेंगे। लेकिन यमुना के मन में लालच घुस गया था। उसने सोचा कि क्यों ना इस चाबी को चुरा लिया जाए। अगर मैं इनकी चाबियाँ चुरा लूं, तो मैं अपना घर भी सोने चांदी का बना लूंगी। एक रात जब सब सो रहे थे, तो यमुना चुपके से उन दोनों के घर में घुस गई और बेडरूम में चाबियों को तलाशना शुरू करने लगी। कुछ देर बाद उसे जादुई सोने और चांदी की चाबियाँ मिल गयीं। अब मैं भी अपना बेडरूम सोने और चांदी का बनाऊंगी। देखती हूँ मेरी तकदीर कैसे चमकती है। यमुना तुरंत ही उन चाबियों को लेकर वहाँ से भाग गई और अपने घर जाकर अपने बेडरूम का ताला सोने की चाबी से खोलती है। उसका बेडरूम अब सोने का बन चुका था, लेकिन उसके ऐसा करते ही अनर्थ हो जाता है। अरे ये अचानक से यहाँ बेडरूम में आग कैसे लग गई? ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आग कैसे लग गई है? संजय यमुना का पति भी घबरा गया। उसने जल्दी जल्दी पानी डालने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझ रही थी। धीरे धीरे पूरा बेडरूम जलकर राख हो गया। दोनों का घर भी जल गया। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि गलती कहाँ से हुई। जब यमुना और संजय अपने घर की आग बुझाने में लगे हुए थे, तभी वही बूढ़ी औरत उनके पास आई और उनकी ये हालत देखते हुए बोली, तुमने अपनी लालच में आकर गलत काम किया। ये चाबियाँ सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो अपनी दौलत का सही उपयोग करते हैं। तुमने इन्हें गलत तरीके से चुराया था, इसलिए ये तुम्हारे किसी काम की नहीं। यमुना और संजय दोनों शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगे। दादी अम्मा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हम अपने लालच में आकर अंधे हो गए थे। सच में लालच इंसान को बर्बाद कर देती है। तुमने इस दौलत का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए तुम्हें ये सजा मिली है। लेकिन अगर तुम अपनी गलती सुधार कर अपना जीवन अच्छे से जीना सीखोगी, तो फिर ये सब कुछ तुमको वापस मिल जाएगा। यमुना ने अपनी गलती मान ली और बूढ़ी औरत से माफी मांगी और उसने वादा किया कि वो कभी फिर से लालच नहीं करेगी और दूसरों की मदद करने के लिए अपना जीवन जिएगी। अब दोनों बहनें खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। उन्होंने अपने सोने चांदी का बेडरूम का घमंड नहीं किया था, बल्कि अपनी दौलत का उपयोग गरीबों की मदद करने में किया। गांव के लोग उन्हें और इज्जत देने लगे और उनकी अच्छाई की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। यमुना और संजय ने अपनी गलती से सीख ली और अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दिया। अब वो भी दूसरों की मदद करने लगे और गांव के लोगों के साथ प्यार और सम्मान से जीने लगे। धीरे धीरे उनका घर और उनकी दौलत वापस आ गई और वो भी अब हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगे। एक बार की बात है, कानपुर गांव में करण और प्रिया नाम के दो भाई बहन रहा करते थे।
उनके माता पिता की मृत्यु कई साल पहले ही हो गई थी। प्रिया और करण बचपन से ही एक दूसरे का सहारा बनकर रहते थे। करण प्रिया का बड़ा भाई था, जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी अपने घर को चलाने के लिए, अपनी बहन की सारी जरूरतें पूरी करने के लिए वो कपड़ों की दुकान में काम किया करता था। माता पिता की मृत्यु के बाद करण ने अपनी कमाई से, अपने पैसों से प्रिया की पढ़ाई करवाई। पढ़ लिखकर प्रिया अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने का काम किया करती थी। दोनों के कमाने की वजह से ही घर के सारे खर्चे अच्छे से चल पाते थे। करण और प्रिया दोनों भाई बहन ही भगवान पर बहुत विश्वास किया करते थे और वो दोनों भगवान की प्रार्थना भी किया करते थे। ऐसे ही एक दिन प्रिया स्कूल के लिए निकल रही थी, तभी वो अपने भाई को बोलते हुए जाती है, अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ, वरना मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है प्रिया, तू जा, लेकिन आराम से और ध्यान से जाना। अभी कोई ज्यादा लेट नहीं हुई है, कल जल्दी जल्दी के चक्कर में खुद को चोट लगा ली। ठीक है, तू जा, और मुझे भी जाना है दुकान पर, अपना ध्यान रखना। फिर प्रिया स्कूल पढ़ाने के लिए अपने घर से चली जाती है। करण और प्रिया में बहुत ही अच्छी बनती थी। करण प्रिया से बहुत प्यार करता था। प्रिया को स्कूल में पढ़ाने के जितने भी पैसे मिलते थे, वो महीने के सारे पैसे लाकर अपने भाई के हाथ में रख देती थी। हर बार की तरह इस बार भी महीना पूरा हो जाने पर प्रिया को स्कूल से उसकी सैलरी मिलती है, तो घर आकर प्रिया अपने सारे पैसों को लेकर अपने भाई के पास जाती है और करण से बोलती है, भैया ये लो, मुझे स्कूल से सैलरी मिली है, ये पैसे आप अपने पास रख लो। अरे नहीं प्रिया, तुम अपने पैसे अपने पास रखो। तुम हर महीने अपनी सारी सैलरी लाकर मुझे दे देती हो, कभी तो तुम अपने पास रख लिया करो, और फिर तुम्हें कभी भी उन पैसों की जरूरत पड़े तो इसमें से निकाल कर तुम खर्च कर लेना। नहीं नहीं भैया, मुझे अगर कभी भी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे मांगकर काम कर लूंगी, लेकिन भैया पैसे रखने का काम आप ही कीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है बहन, अब तू जाकर हाथ मुंह धोकर जल्दी से खाना खाने के लिए बैठ जा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए खाना निकाल दिया है। इसी तरह से दोनों भाई बहन अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे थे। फिर एक दिन जब प्रिया स्कूल से पढ़ाकर घर वापस लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में एक लड़का रोक लेता है और उससे बोलता है, प्रिया, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? नहीं नहीं, मैं किसी को दोस्त नहीं बनाती हूँ। अगर तुम्हें मेरा दोस्त बनना है तो पहले मैं अपने भैया से पूछूंगी, फिर उसके बाद तुम्हें बताऊंगी। फिर उस दिन प्रिया घर पहुंचकर अपने भाई करण को रास्ते में मिले सुनील नाम के लड़के के बारे में सब कुछ बताती है। भैया, रास्ते में मुझे सुनील मिला था, वो मुझसे दोस्ती करने के लिए बोल रहा है, क्या मैं उससे दोस्ती कर सकती हूँ? अरे बहन, तुम इतनी सी बात मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा जैसा मन करे वैसा करो। वैसे सुनील तो बहुत अच्छा लड़का है। फिर इस तरह से सुनील और प्रिया की दोस्ती हो जाती है। लेकिन जब भी प्रिया करण के बारे में कोई भी बात सुनील को बताती थी, तो सुनील को बहुत तेज गुस्सा आ जाता था। अच्छा सुनील, अब मैं घर चलती हूँ, मेरे भैया घर पर अकेले होंगे। प्रिया के वहाँ से चले जाने के बाद सुनील सोचता है, अरे यार, प्रिया तो हमेशा अपने भाई के बारे में ही बात करती रहती है, मुझ पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। इन दोनों भाई बहन को अलग करना ही सही रहेगा, तभी शायद प्रिया थोड़ा सा ध्यान मुझ पर डाल पाएगी। फिर उसी दिन से सुनील प्रिया को करण के खिलाफ भड़काने लगता है। अरे नहीं नहीं सुनील, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे भैया ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। शुरू में तो प्रिया सुनील को डांट देती थी, लेकिन रोज रोज वही बातें सुनने के बाद प्रिया भी धीरे धीरे सुनील की बातों में आने लगती है। फिर एक दिन सुनील प्रिया के घर पर आकर प्रिया से बोलता है, प्रिया, मैं तुम्हें पहले ही बोल दे रहा हूँ, तुम अपनी सारी सैलरी अपने भाई के हाथ में मत दिया करो। सारे पैसे वो लेकर किसी न किसी दिन कुछ बड़ा कर देगा
और उसमें से तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। तुम अपनी हर महीने की सैलरी अपने भाई को देना बंद कर दो। इसलिए मेरी बात मानो, अपने भाई को पैसे मत दिया करो। तुमसे अगर अपने पैसे संभाले नहीं जाते तो तुम मुझे दे दिया करो। मैं तुम्हारे पैसे अपने पास संभाल कर रखूंगा। अरे सुनील, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे भैया कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। अपने भैया को मैं अच्छे से जानती हूँ और तुम मेरे भैया के बारे में इतना बुरा बुरा मत बोला करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इधर करण के पास अपनी सैलरी जोड़कर और अपनी छोटी बहन प्रिया की सैलरी को जोड़कर घर के खर्च निकालने के बाद कुछ सेविंग बचाई हुई थी। उन पैसों से वो अपनी एक छोटी सी जमीन खरीदना चाहता था। इतने दिनों से पैसा जोड़ने के बाद आज हमारे पास इतना पैसा हो गया कि हम एक छोटी सी जमीन अपने लिए ले सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं पहले जमीन खरीद लेता हूँ, फिर प्रिया को सरप्राइज दे दूंगा, जिसे सुनकर प्रिया बहुत खुश हो जाएगी। करण बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अगले दिन जाकर जमीन देखकर उसकी पेमेंट भी कर देता है और उसके कागज लेकर घर वापस आ जाता है। पर वो कागज सामने टेबल पर रखकर किचन में खाना बनाने के लिए चला जाता है। तभी थोड़ी देर में घर पर प्रिया आ जाती है और टेबल पर रखा कागज वो देख लेती है और प्रिया वो कागज देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि जमीन के कागज पर करण का नाम लिखा हुआ था, जिसे देखकर प्रिया बहुत ही गुस्से में बोलती है, अरे ये तो किसी जमीन के कागज हैं। मुझे तो लगता है भैया ने कोई जमीन खरीदी है, लेकिन अगर भैया ने जमीन खरीदी तो मुझे इसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया। और जमीन के कागज पर भी भैया का नाम लिखा हुआ है, पर मेरा नाम नहीं। क्या भैया मुझे धोखा दे रहे हैं? इसका मतलब सुनील मुझे जो सारी बातें बताता था वो सही बातें थी। मैंने ही भैया पर कुछ ज्यादा ही विश्वास कर लिया। प्रिया ये सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर करण आ जाता है। करण वहाँ आकर बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि ये कागज देखकर प्रिया भी बहुत खुश होगी और खुशी खुशी प्रिया से बोलता है, अरे प्रिया मेरी बहन, तुम आ गई। मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ। बस करो भैया, मैं अब आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। अब अपना नाटक आप बंद करो। सुनील ने मुझे आपके बारे में सारी बातें बता दी हैं, पर मैं ही पागल थी जो उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। वो तो बेचारा मुझे सही कह रहा था कि तुम अपने लिए कुछ न कुछ बड़ा ही करोगे और उसमें मेरी कोई भी हिस्सेदारी नहीं होगी, और आपने वही किया। आपने अपने नाम से जमीन खरीद ली और मुझे बताया भी नहीं। अरे बहन, तू मेरी बात तो सुन। अब सुनने के लिए रह ही क्या गया है भैया, जो मैं आपकी बातें सुनूं? अब मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। प्रिया गुस्से में घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है और जाकर सुनील के घर में रहने लगती है। ये सब देखकर करण को बहुत बुरा लगता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। वो उसी दिन जाकर जमीन के कागज पर से अपना नाम हटवा करके प्रिया का नाम डलवा देता है। फिर करण उसी दिन प्रिया के घर जाकर प्रिया से बोलता है, प्रिया मेरी बहन, ये लो जमीन के कागज। मैंने पूरी जमीन तुम्हारे नाम कर दी है। प्रिया अब तुम चलो ना मेरे साथ, घर चलो। अब मैं तुम्हारे साथ उस घर में कभी नहीं जाऊंगी और अच्छा होगा तुम भी यहाँ से चले जाओ। करण नाराज मन से कागज वहीं रख कर वहाँ से चला जाता है। प्रिया सुनील के साथ ही रहती है, लेकिन वो करण के पास वापस अपने घर नहीं लौटी, जिसकी वजह से करण अपने घर पर अकेला हो गया था। फिर कुछ महीनों बाद प्रिया रोते हुए अपने घर करण के पास वापस आती है। प्रिया को आते हुए देखकर करण बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह मेरी बहन प्रिया, तुम अपने घर वापस आ गई। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो भैया। जब मैं आपके खिलाफ गई, वो सुनील बहुत ही गंदा लड़का है। उसने जमीन अपने नाम करवा ली है और मुझे भी अपने घर से बाहर निकाल दिया। और भैया मेरे पास जितने भी पैसे बचे थे, उसने वो पैसे भी मुझसे ले लिए।
कोई बात नहीं बहन, पर अब तुम मेरे पास मेरे घर पर ही रहोगी और सारी बातों को भूल जाओ। ठीक है, अब चलो मेरे साथ, हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान सब ठीक कर देंगे। इतना बोलकर दोनों भाई बहन आंख बंद करके भगवान को याद करने लगते हैं और सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना करते हैं। दोनों भाई बहन की अच्छाई देखकर वहाँ एक परी प्रकट होती है और दोनों भाई बहन से बोलती है, तुम दोनों भाई बहन की अच्छाई देखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ और तुम दोनों चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम दोनों भाई बहन तो भगवान पर बहुत विश्वास करते हो ना, इसलिए तुम दोनों आज मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। और अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें सोने और चांदी के 2 बेड दे रही हूँ, जिससे तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और ये दोनों ही बेड कोई मामूली बेड नहीं है, सोने और चांदी के साथ साथ ये दोनों ही बेड जादुई हैं। ये सोने और चांदी के बेड तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे। तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो तुम इन सोने और चांदी के बेड से बोल सकती हो, तुम दोनों भाई बहन की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन परी, उस सुनील ने हमारी जमीन के कागज ले लिए हैं। मैं जानती हूँ प्रिया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना बोलकर परी वहाँ पर सोने और चांदी के 2 जादुई बेड प्रकट करती है और वहाँ से चली जाती है। सबसे पहले प्रिया उस बेड से अपनी जमीन के कागज मंगवाने के लिए बोलती है। प्रिया के इतना बोलते ही देखते वो कागज उनके बेड पर आ जाता है और अब उस कागज पर करण का नाम होता है। ये देखकर प्रिया बहुत खुश होती है और अब दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहने लगते हैं और उन दोनों बेडों की मदद लेकर वो अपने जैसे और भी लोगों की मदद करते हैं।